बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, कौमी असम्बली के हालात तो वाक़यात आपके सामने हैं। कभी एक बजट कॉपी चल जाती है तो कभी सैनिटाइज़र की बोतल चल जाती है। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन में हाथापाई जारी है और कौमी असम्बली जो है एक ऐसा मुक़द्दस ऐवान है जहाँ पर बैठ के कानून साजी होती है और एक ऐसा मुक़द्दस ऐवान है जो तमाम आपके मुल्क के इदारों के ऊपर बालादस्ती रखता है। आप के मुल्क के तमाम इदारों का सरबराह अगर कह लें तो कोई दो राहे वाली बात नहीं होगी। अगर उसी ऐवान के अंदर इस तरह की हाथापाई होने लग जाए तो फिर बाकी इदारों का भी अल्लाह ही हाफिज है। और अगर बात की जाए इन्हीं ऐवान में बैठे हुए लोगों की, तो ये ऐवान में बैठे हुए लोग अवाम के नुमाइंदे हैं और ये जो भी हरकत करेंगे इनका बराह रास्त अवाम के ऊपर असर पड़ेगा। अगर ये हाथापाई करेंगे, ये गालम गलोच करेंगे, ये अपने हाथों में आई हुई चीजें उछाल उछाल के एक दूसरे को मारेंगे और एक दूसरे को जख्मी करेंगे और बाद में कह देंगे जी के गुस्से में तो ये सब कुछ हो जाता है और ये तमाम बातें जो हैं हमारे कल्चर का हिस्सा भी हैं। और अगर पंजाब के कल्चर को देखा जाए तो पंजाब के कल्चर में गालम गलोच तो एक आम सी बात है। ना जाने पता नहीं किस पंजाब के कल्चर को वाजे कर रहे हैं। अगर पंजाब के कल्चर की बात की जाए तो पंजाब के कल्चर में तो सूफिया का कल्चर है, पंजाब के कल्चर में तो हीर वारिस का कल्चर है, पंजाब के कल्चर में तो हीर रांझे का कल्चर है जो मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये पंजाब का कल्चर जो गालम गलोच को बढ़ा रहा है और कह रहा है कि गालम गलोच पंजाब के कल्चर में शामिल है, तो पता नहीं कौन सा ये पंजाब का कल्चर है। इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि यही लोग जो हैं ये कल्चर को सेट कर रहे हैं और इन्हीं को देखकर अवाम के ऊपर जो कल्चर सेट होना है वो आगे बढ़ेगा। और अगर इन लोगों का ये हाल है तो फिर ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे कहलाए भी जाते हैं और पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो बाहर जो बैठे हुए अवाम हैं, ऐवानों से बाहर जो बैठे हुए अवाम हैं, उनका अल्लाह ही हाफिज है, उनका क्या हाल होगा। क्योंकि अगर ऐवान मछली मंडी है तो फिर बाहर जो बाजार और चौक चौराहे हैं उनमें मछली मंडी बनना कोई अजीब और अचंभे की बात नहीं होगी। साथ ही साथ जो ये वफाकी वज़रा हैं और दीगर वज़रा हैं और MPAs हैं, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ी गोलाबारी भी की है। जैसे कि उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि ख़वातीन पर हमला जो है बड़ा ही गलत है और अपोजिशन जो है वो बौखलाहट का जो शिकार हो चुकी है और ख़वातीन पर हमले कर रही है। ज़रताज गुल साहिबा ने नून लीग को गुंडों की जमात करार दे दिया। इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हुकूमत अपने टेन्योर पूरा करेगी, ये हुज्जत कंडे इसलिए हो रहे हैं। जबकि शहबाज शरीफ बोले कि इमरान खान साहब के हुक्म पर और इमा पर जो है गालम गलोच का कल्चर दिया जाता है। अपोजिशन कहती है कि हुकूमत चाहती है कि किसी तरीके से इजलास ही ना चले। आखिर वजह क्या है कि एक दूसरे की तकरीर भी नहीं आप सुन सकते, एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, एक दूसरे के जो बयानात हैं उनको नहीं सुन सकते, पॉलिसी कहीं पर नजर नहीं आती, हुकूमत जो है कोई काम कर नहीं पा रही, अपोजिशन जो है तनकीद पे तनकीद कर रही है, ऐवान के अंदर लड़ाइयों पे लड़ाइयां चल रही हैं और बेचारे अवाम जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनके मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत का आज की प्रोग्राम में हम अहाता करेंगे और देखेंगे कि जो है हम बात करते हैं और तहम्मुल और बर्दाश्त की बात करते हैं लेकिन वो हमें कहीं नजर पे नहीं आता। वजीर आजम साहब के हवाले से भी बात करेंगे। जबकि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उन्होंने कंधे से कंधा मिला लिया है, वो मुतहरिक हो गए हैं और तहरीक अदम एतमाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ लाने की बातें की जा रही हैं। आया ये तहरीक अदम एतमाद आएगी और कितना कामयाब हो पाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हुई हैं और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और वजीर आजम इमरान खान साहब ने कल ईगल स्क्वाड से खिताब करते हुए कहा कि मैं भी अगर कानून की खिलाफ वर्जी करूंगा तो मुझे भी आप पकड़ लें। मुल्क के अंदर दो तबकात पैदा हो गए और उन दो तबकात की वजह से जो मुल्क है वो कभी तरक्की नहीं कर पा रहा और कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, जिसको आपने पकड़ना है पकड़ें। और अगर पुलिस डरेगी मुजरिमों के ऊपर हाथ डालने से तो वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। पुलिस इस्लाहात के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि बड़ी पुलिस इस्लाहात की बातें की गई और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को मॉडल पुलिस कहा गया, लेकिन केसेस जो हैं दिन ब दिन वहां पे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और पंजाब में क्या पूरे मुल्क के अंदर पुलिस की इस्लाहात होनी चाहिए और बातें की जाती हैं लेकिन काम नहीं किया जाता। IMF के हवाले से बात करेंगे जी, क्योंकि बजट आया तो वजीर खजाना शौकत तरीन साहब जो है बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि हम जो है IMF को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। वजीर आजम साहब के भी बारह बयानात आए कि हमारे मुज़ाकरात बड़े कामयाब रहे IMF के साथ, लेकिन जो अब छठा दौर हुआ है IMF के साथ वो फिर से मुज़ाकरात जो हैं नाकाम हो चुके हैं। और वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं
हैं कि IMF कहती है कि मेरे नहीं मानोगे तो हम पैसे नहीं देंगे और हमें उनकी मानना पड़ेगी, अगर ये कड़वी गोली तो हमें खाना पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं, हम उनके साथ चलना, अगर हम उनकी बातें नहीं माने तो वो मुज़ाकरात इसी वजह से हमेशा से डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं। और सिंध के हवाले से भी बात करेंगे तो चीफ जस्टिस जो हैं वो सिंध के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहरिक और बरहम नज़र आ रहे हैं। एंटी एनक्रोचमेंट से बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहा है। बहुत सी बिल्डिंग्स गिरा दी गई हैं, गैर कानूनी बिल्डिंग्स को गिराया गया है। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये लोग जो हैं बादशाहों की तरह कब्जे किए चले जा रहे हैं, अगर कब्जा 100 साल भी हो तो वो कभी भी कानूनी नहीं हो सकता। तो इस पर राय पर भी बात करेंगे, क्योंकि मुतासरीन सराप एहतजाज है और उनके लिए क्या मुतजाद और मुतबादिल पॉलिसी बनाई गई है। तो ये तमाम मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम के, और चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इसके ऊपर। तो चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कौमी असम्बली की हंगामा आराई के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बड़ा ही अफसोसनाक अमल है ये कि एक दूसरे को निशाना बनाना, कभी कॉपी मारना, कभी सैनिटाइजर मारना, हुकूमती बेंचों से कॉपियां जाती हैं और अपोजिशन बेंचों से सैनिटाइजर्स की बोतलें आती हैं, और 7 अरकान के दाखिले पर पाबंदी लग गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन। ये जो बातें देखने को सुनने को मिल रही हैं हमें, तो मेरा ख्याल है अभी इसको असम्बली का नाम ना ही दिया जाए तो बेहतर है। ये तो बिल्कुल एक इन्होंने अखाड़ा बना दिया है, और अखाड़े के जितने लवाजमात होते हैं वो तमाम वहाँ पूरे। अखाड़े में एक रेफरी होता है, उसके हाथ में विसल होती है, वो फिर देखता है, मैच जो है ना शुरू हो जाते हैं, तो इसको कोई रेसलिंग क्लब, कोई बॉक्सिंग क्लब, कोई इस तरह का नाम मेरा ख्याल दे दें तो ये बेहतर है। ये असम्बली, ये मुकद्दस, पता नहीं कौन कौन से नाम, फिर ये आज की बात नहीं है। ये सी पार्लिमान जितने भी हैं, इनकी तमाम की आप हिस्ट्री उठा के देख लें पीछे से। जब ये नवाज शरीफ था मफरूर आज़म पहले दौरों में, तो वो बेनज़ीर को क्या कहता रहा कि जी पीली टैक्सी, पता नहीं कौन सी टैक्सी। फिर इधर वो ख्वाजा आसिफ इसी असम्बली में खड़े होके वो शेरी मज़ारी को ट्रैक्टर ट्राली, यानी कि बदतमीज़ी के वो अल्फाज। ये अगले दिन एक ख़तून वो टेलीविज़न के ऊपर एक वो दूसरे भी पार्लियामेंट को क्या कह रही थी, कुत्ते का बच्चा। कोई ये अल्फाज तो देखो ये सुनने में हर दौर में हमें मिले। हालांकि आप हुकूमत के साथ हैं और अभी ये हुकूमत में बेंच में हैं। जो अभी आपने गाली की बात की है, गालिबन फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से आपने बात की है, मतलब कि अल्फाज तो किसी के भी मुंह से निकले जी। तो बात यह है कि ये आज की बात नहीं कि यहाँ सिर्फ एक ही कमी है कि जजा और सजा का जो कल्चर है वो नहीं है, कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया। यानी कि सामने मॉडल टाउन आप देखें, इतना बड़ा जुल्म, रियासती दहशत गर्दी हुई, सब के सामने हुई, हामला औरतों को जो है फायर करके मार दिया, सब ने देखा। लेकिन कहाँ आपके अदारे, कहाँ आपकी अदालतें, कहाँ वो इंसाफ फराहम करने वाले। यही वज़ीर आज़म उस वक्त अपोजिशन में थे। तो लेकिन मांडला साहब, ये ऐसा क्यों है कि ये एक दूसरे की तकरीर और एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है? जब ये रवैया रखेंगे तो मुल्क में इस्लाहात कैसे आएंगी, जब आप एक दूसरे की बात ही नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐवान जो है वो अपनी पॉलिसी देने और तजावीज़ लेने का नाम है, जो वहाँ पे अंदर पार्लियामेंट के अंदर आपने करना है काम, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। शहबाज शरीफ साहब 3 दिन से तकरीर नहीं कर सकते, तो क्या है ये? देखिए, ये एक बाई डिज़ाइन काम है। अच्छा, ये नहीं कि ये हुकूमत और अपोजिशन है। अपोजिशन में भी कुछ बंदे, जिस तरीके से खबरें अभी मार्केट में आ रही हैं कि अपोजिशन भी नहीं चाहती कि ये माहौल जो है ना वो पुरसकून रहे, यानी कि कानून साजी की तरफ जाए। कानून साजी तो करनी ही नहीं ना, कानून साजी उन्होंने क्या कर दी? मतलब जब कानून ही नहीं, उस पर अमल ही नहीं, तो कानून साजी उन्होंने क्या कर दी? यानी कि जितने जो पार्लियामान बैठे हैं, इनमें मेजॉरिटी जो पार्लियामान की है वो कुछ नैब को मतलूब है, कुछ FIO को मतलूब है, कुछ के ऊपर कब्ज़ों के जो है ना वो पर्चे हैं, और सारे जो बैठे हैं तो ये तो नालायकी अदारों की है। जब आप चोरों को, डाकुओं को, कातलों को, मनी लॉन्डरों को जेलों में बंद नहीं रखेंगे, ये जेलों का माल जब अखाड़ा में आएगा, असम्बली में आएगा, तो वो वही काम करेगा जिसकी उनको तरबियत है, जिसकी उनको ट्रेनिंग है। तो ये एक एक उठा के देख लें, जितने जो बड़बड़ कर रहे थे, बकवास कर रहे थे, तो मुझे बताएं कि उनकी हिस्ट्रियों तो निकालें ज़रा कि ये किस किस के ऊपर क्या क्या पर्चे हैं। तो जब ये अदारे इनको खुला छोड़ेंगे कि जाओ जाके, और इनसे हिसाब लेने वाला कोई नहीं, उस गरीब आवाम के टैक्स के पैसे से
इनको मरात मिलती हैं, एक एक सेशन जो है एक पता नहीं कितने कितने करोड़ों में जाकर जो है वो पड़ता है। तो इनसे को पूछने वाला है कि आप उस गरीब अवाम के लिए क्या कर रहे हैं आकर? ये तमाशा बनाया हुआ है कि जब कानून पूछने वाला ही नहीं है, कोई मुल्क में ऐसा अदारा ही नहीं छोड़ा आपने, और जिन्होंने पूछना उनके पास अपनी मनी ट्रेले नहीं है, तो इसी तरीके से बेड़ा गर्क हुआ है ना इस मुल्क का। अगर आज जो बजट दिया है तो 8.5 अरब रुपया योमिया ब्याज जो है ना उसकी अदायगी का हमने निकाला है। तो इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है इन्हीं की मरातू के ऊपर गया ना पैसा, और कहाँ गया है? और ये आकर करते क्या है? गालियां, बकवास, मारदाड़। और मैं कहता हूं कि ये कल्चर पहले नीचे जाता है। जब इलेक्शन होते हैं तो आप देखते नहीं कि हर कॉन्सिक्वेंसी में हर MNA MPA जो भी इलेक्शन होता है वहां लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये खुद करवाते हैं। सही। तो वाम के जो सेंटीमेंट आप लेते हैं वाम तो बड़ी खुश है कि ये तो नीचे लोगों को मरवाते थे, अभी ये खुद आपस में मर रहे हैं। तो ताकि पहले तो ये होता था कि नीचे वाम जो है वो लड़ती थी, ये रात को खाने इकट्ठे खाते थे, डिनर इकट्ठे होते थे, लंच इकट्ठे होते थे, चाय और जहराने हुआ करते थे। तो वाम तो चाहती है कि भाई हमें गरीबों के बच्चे तो रोज मरते हैं इनके पीछे। ये पीछे अभी ये डस्के का इलेक्शन हुआ है तो 2 बच्चे मर्डर नहीं हो गए। हर कॉन्सिक्वेंसी में झगड़े फड्डे फसाद फायरिंग क्या क्या नहीं होता है। तो ये ऊपर आकर क्या करते थे? ऊपर इनकी रिश्तेदारियां भी इकट्ठी हो जाती हैं। मांडा साहब, ये जो वफाकी वज़रा हैं और जो अपोजिशन के लोग हैं उनके बयानात को भी थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि अपोजिशन जो है वो भुखलाहट का शिकार है, इसलिए वो ख़वातीन पर हमले कर रही है। ज़रताज गुल साहिबा ने कह दिया कि नून लीग जो है वो गुंडों की जमात है, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि ये सब कुछ वज़ीर आज़म साहब की एमा पर हो रहा है और उन्हीं के कहने पर गालम गलोच हो रही है और उन्हीं के कहने के ऊपर जो है असम्बली का माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है। और इसी तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि ये लोग शहबाज शरीफ साहब की तकरीर से डरते हैं इसलिए उन्हें तकरीर नहीं करने दे रहे। तो इन बयानात को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो एक दूसरे पे लफ्जी गोलाबारी है, हल कोई नहीं है। देखिए बात पता क्या है कि हुकूमत जो है ना, हुकूमत बयानों के लिए नहीं होती। अच्छा। हुकूमत तो अमल के लिए होती है। जी भाई अगर ये गुंडों की जमात है तो गुंडे बाहर क्यों हैं? अगर ये कातलों की जमात है तो कातल बाहर क्यों हैं? ये मनी लॉन्डरों की जमात है तो बाहर क्यों हैं? इसका मकसद यह है कि माफिया का राज है। वो माफिया सिर्फ अपोजिशन में नहीं, वो माफिया हुकूमती बेंचों के ऊपर भी है। सही। यानी कि जितने अभी ये जंगी तरीन ग्रुप जो देखा नहीं है आपने कि अभी वो मिला ना उसको एनआरओ ले लिया उसने, मिल गया ना। पहले दिन से मैं कह रहा था कि जिस दिन शहजाद अकबर को हटा के वो अली जफर को लगाया उन्होंने अपनी मर्जी का, तो सारे काम उसकी मर्जी के हो रहे हैं। अभी वही FI जो पहले पढ़ पढ़ के जो है ना वो शहजाद अकबर सुनाता रहा कि भाई इतना पैसा जनाब उसकी कंपनी से फलानी में गया, फिर वहाँ से बाहर गया, अरबों रुपया जो है ना बाहर इन्होंने मनी लॉन्डर की। अभी वही FI ने जाके क्या स्टेटमेंट दी है? उन्होंने कहा जनाब हमें अभी मजीद उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तारी मतलूब ही नहीं है, चाहिए नहीं हमें। तो मुझे ये बताएं कि अवाम पूरी अंधी होगी, उनके कान बहरे होंगे, देख नहीं सकते, हर चीज सबके सामने है, क्योंकि कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ये निज़ाम ऐसा है, ये निज़ाम ही जो मैं बार बार कहता हूँ ये एनआरओ का नाम है। इस निज़ाम में आपने डाकुओं की, चोरों की, लटेरों की, मनी लॉन्डरों की, ब्लैकमेलिंग में आना है। खाली बयान देने से कि मैं एनआरओ नहीं देगा, एनआरओ तो सबको मिल गए ना। जरदारी बाहर है, उसका पूरा खानदान बाहर है, बड़े बड़े डाकू ये जो ताज पहनाते हैं वो बाहर हैं, जो कैदी थे वो अपने बाहर भेज दिए, नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। जो शहबाज का भी मुझे बताओ, वो जो जज एहतसाब कर रहे थे उनकी ट्रांसफर होगी, अभी तक नए जज नहीं लग रहे। भाई किसी वजह से क्या हुआ है ना सारा काम, ऐसे तो नहीं हम जाके बेल होगी या शहबाज शरीफ की बेल होगी कि वहाँ आकर तुम भाषण दो आकर लुटेरे मुल्क के सबसे बड़े, तो किसी वजह से बाहर आए हैं ना। यानी आपको सिर्फ लगता है कि महज बयानात तक ही बातें होती हैं, काम बयान से आगे कहाँ जाना है? मुझे बताओ कि ये 14 बंदों का मर्डर, 100 बंदा जख्मी, जिस दिन अदालत वो फैसला देगी तो अवामे पाकिस्तान उस दिन समझेगी कि वाकई ये इंसाफ कर सकते हैं। ये सारा कुछ होता है। लेकिन जहां शरीफ आदमी, गरीब आदमी अगर इस मुआशरे में छोटा सा जुर्म करता है तो उसके साथ क्या, अभी अगर यही दंगा फसाद को सड़क के ऊपर होता तो पुलिस वाले उसको जानवरों की तरह धकेल कर जो है ना वो जाके हवालातों में बंद कर देते, तो ये फिर दंदनाते सुर्खी पाउडर लगा के फिर आ जाएंगे। तो पूछने वाला है वो,
मुझे बताए कौन पूछेगा इनको? अवाम पे क्या असरात मुरतब होंगे? ये अवाम के ऊपर कौन से? अवाम के गले में ये तो लोहे के वो जंजीर डाल दी है ना, इसके अलावा अवाम जा कहीं नहीं सकती। कहाँ जाएगी? कोई रास्ता नहीं है उनके पास। सही। यानी कि इतना अरसा गुजारने के बाद कोई थर्ड ऑप्शन नहीं था। ये पीटीआई इमरान खान की तरफ लोगों की जो है ना उम्मीदें थी, लोगों ने वो जंजीरें तोड़कर। लेकिन उन उम्मीदों को अब आप कैसा देख रहे हैं? आपने अभी कहा कि उम्मीदें थीं और तीसरा ऑप्शन यही बच गया था, उन्होंने पीटीआई को वोट दिए। अब उन उम्मीदों को किस तरह से नहीं, देखो बात पता क्या, अभी इमरान खान कर कुछ नहीं सकता। इस निज़ाम के ऊपर अगर वो 2, 3, 5 दफा भी वजीर आजम बन के आए, इस निज़ाम में गुंजाइश ही नहीं है बेहतरी की। सही। मतलब वो तो कहता है कि उनको पकड़ो बंद करो। अभी जो छोड़ते हैं वो सारे बेनिफिशरी हैं, तमाम उनके लगाए हुए हैं, पुलिस उनकी, ब्यूरोक्रेसी उनकी, जुडिशरी के अंदर बंदे उनके, 1 मिनट में रातों रात 1-1 दिन में जो है ना जमानतें देते हैं। इमरान खान क्या करेगा इधर? कुछ भी नहीं कर सकता है भाई। अगर कुछ, मैं बार बार कहता हूं कि इन लोगों के लिए एक स्पेशल ऑर्डिनेंस, स्पेशल ऑर्डिनेंस की जरूरत है, इनको लटकाओ ताकि गंद साफ हो। मांडला साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हमारे एक एमपी भी हैं, उन्होंने पंजाब के कल्चर को गालम गलोच का कल्चर करार दे दिया। उन्होंने कहा जब गुस्सा आता है तो गाली जुबान पे आ ही जाती है, और ये पंजाब का कल्चर है कि गालम गलोच हो जाए। साथ ही साथ मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि पंजाब का कल्चर ये है। पंजाब का कल्चर तो मोहब्बत और अमन का है, जहाँ हीर वारिस जैसे लोग हों और जहाँ इस तरह के बहुत सी शख्सियात मौजूद हों जो पंजाब को के कल्चर को वाजे कर रही हों, और यहाँ पर गालम गलोच को कल्चर करार दिया जा रहा है। देखिए बात पता क्या है, इधर जो देखा है ना मुल्क में कि जितना बड़ा डाकू, चोर, कातल, लटेरा, उतना बड़ा ओहदा। भैया ये जिनके ऊपर कत्लों की FIR हों, कब्जों की FIR, तो कब्जे कोई शरीफ आदमी तो नहीं करते ना, या बंदे को शरीफ आदमी मरवाते हैं, मनी लॉन्ड्री को शरीफ आदमी करते हैं। ये किन लोगों के करतूत हैं? ये अपने आप को पूरे खित्ते का कल्चर करार देते हैं कि इनकी अपने घरों की तरबियत, इनकी जाती तरबियत है, यानी कि इनको कोई चीज़, किसी चीज़ से प्यार नहीं। ये मुल्क के ऊपर ऐसे ऐसे अल्फाज जो है वो बोल जाते हैं, जो पीछे देखो वो जवेद लतीफ़ पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन वो गद्दारी का पर्चा था, वो भी बाहर है। यहाँ किस किस अदारे के ऊपर, जजेस के ऊपर क्या क्या नहीं बोला है। ये वही लोग हैं, वही जमात के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने हमला किया था, पूरी दुनिया के सामने फुटेजेस मौजूद हैं। जज जो है वो अपनी जान बचाने के लिए कुर्सियों के नीचे जो है छुप रहे थे। तो मेरा ख्याल है तो फिर वही बंटन के आगे किसी ने पूछा तो वो तो ठीक कहते हैं ना, कि जब उनकी नज़र में ठीक है। लेकिन ओवरऑल अवाम तो इस कल्चर के साथ जो है ना वो इत्फाक नहीं करती ना, कि हमारा गरीबों का कल्चर नहीं है, गरीबों का तो प्यार का कल्चर है। लेकिन ये चूंकि हैं बदमाश, तो बदमाशों का यही कल्चर होता है। वो जो कहती है, वो खतून का बयान था ना कि ये गुंडों की जमात है, तो जब गुंडा नाम के साथ लग जाता है तो उनका कल्चर तो फिर गुंडों जैसा ऐसा ही होता है। वो पहले भी ऐसे ही करते थे। वो बयानात जजेस के खिलाफ उन्होंने क्या कहने दिए, ये मिलिट्री अदारों के खिलाफ क्या कहने दिए, मिलिट्री चीफ, ISI चीफ के खिलाफ क्या क्या बयान नहीं दिए। लेकिन पंजाब का कल्चर है क्या? पंजाब का कल्चर बड़ा सॉफ्ट है, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, सूफिया इकराम वाला। जिस तरीके से आपने देखो ना, ये तो एक खिता मोहब्बत वाला खिता ना। हाँ। किसी का भी, वो पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, KPK हो, हमारा जो मजहब इस्लाम है, इस्लाम दरस देता है अमन का, सलामती का, प्यार का, मोहब्बत का, इत्तेफाक का, गुस्सों को कंट्रोल करने का। तो ये तो इस्लाम से हमने सारी बेसिक उठानी है ना। तो इस्लाम में तो कहीं भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस्लाम जो दरस देता है कि आपने जालिम का हाथ रोकना है, जालिम के हाथ की तरफ तो किसी का हाथ नहीं बढ़ता। अगर कोई भी अदारा सजा देता तो गरीब को, शरीफ को, मस्कीन को, अदारों के हाथ कांपते हैं, वो हाथ कड़ियाँ जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाती हैं जब ऐसे जालमों, डाकुओं, कातलों की तरफ वो देखते हैं। वो किस तरह के देखो ना, उनको प्रोटोकॉल कैसे मिलते हैं कि गरीब शरीफ आदमी अगर कोई गलती करता है तो उसको छतरोल, और बड़ा इस तरह का करे दहशतगर्द तो उनको प्रोटोकॉल। मुझे बताओ इस
मुल्क में देखा नहीं सही, कि अगर फौज के ऊपर overall हमले कल्चर करता है। देखा जाए तो हमारा इस कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं नहीं, है। नहीं, कोई पाकिस्तान, ताल्लुक नहीं पूरे है। पाकिस्तान का, सिर्फ पंजाब की बात नहीं हो रही बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो मैं कल्चर तो है वो पूरे अमन और रवादारी उम्मत मुसलमा की बात रवादारी करता का हूं। कल्चर है और हमें उसी को ही फरोग देने की जरूरत है। तो थोड़ी सी बात करेंगे, जो है शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब मुतहरिक हो गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए। इसके ऊपर तो तहरीक इंसाफ के को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर ये तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं, और स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं, इससे पहले डिप्टी जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। देखिए बात यह है कि पहले तो डिप्टी स्पीकर कासम सूरी के खिलाफ इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जो है ना वो जमा कराई। वो 7 दिन के अंदर स्पीकर ने उसके ऊपर रूलिंग लेनी है, सारा कुछ करना है, तो वहाँ दाने जो है ना वो गिनती हो जाएंगे कि इनके पल्ले क्या है। या तो ये जलील हो जाएंगे और जिल्लत के आसार जो है ना वो ज़्यादा हैं, और जिल्लत जब होएगी, क्योंकि ये अभी टच कर रहे हैं ना, देख रहे हैं कि कितना का माल मंडी से हम खरीदारी कर सकते हैं, परचेजिंग करनी है ना, और क्या करना है। वो तो मंडी मवेशियाँ जब लगती है तो उसमें फिर देखते हैं कि अभी जिस तरीके से जंगीर तरीन का ग्रुप में रहा वो भी इस तरफ अभी नहीं आएगा, उनको सारा कुछ तो मिल गया ना वो जो चाहते थे, तो और कहाँ से इनको माल मिल रहा है। वो तो जहांगीर तरीन ग्रुप की बात आप कर रहे हैं, वो तो ये भी कहते हुए नजर आए थे जब FIA ने कहा कि हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, तो जहांगीर तरीन ग्रुप ने ये भी कहा कि हम बजट को हर सूरत में मंजूर करा के छोड़ेंगे। वो तो पहले दिन से जिस दिन उनको अली जफर मिल गया था, वो तो उसी दिन से उनका बयान है कि हम ना बाहर जा रहे हैं, हम बिल जो है ना ये जो बजट का है इसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, ये पास कराएंगे, पंजाब में भी कराएंगे और यहाँ भी कराएंगे। तो मेरा ख्याल है ये इन्होंने एक थोड़ा पहले डिप्टी स्पीकर का कर लें, अभी स्पीकर की बात तो बाद की है। जब एक ही हो गया, जब करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो मुश्किलात है ना, करने में कामयाब हो जाते हैं। जिस तरीके से पहले वो गिलानी बन गया था सेनेटर, वो देखो ना कैसा नेक पाक बंदा पीपल पार्टी ने लाया, जिसने वो बाहर के मुल्कों के हार्दी छोड़े, वो पता नहीं नैब में मतलूब, फिर पाकिस्तान का लूटा हुआ सरमाया सरे महल का, वो उसने ख़त नहीं लिखा बाहर स्विट्ज़रलैंड को, तो ख़त लिखने के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन, ताकि जब मुल्क की जो लूटी हुई रकम वापस ना आ जाए, उस लुटेरे को फिर सेनेटर बना दी। तो जब वो बनाया तो उस वक्त भी तो उनके फिगर जो है ना पूरे नहीं थे, तो जब उस वक्त उन्होंने ख़रीदारी कर ली थी, फिर बोलियों के सामने वीडियो चली, उसके बेटे ने किस तरीके से डीलिंग की, तो किसी अदारे ने कोई हरकत की कि भाई ये क्या हो रहा है। जब अदारे सो जाएंगे फिर इस तरह के बदमाश, डाकू और ये गुंडे जो है ना यही फिर राज अभी तहरीक लाने में कामयाब होंगे या नहीं? नहीं, अभी ये चांसेस नहीं है, अभी इनके कोई चांसेस नहीं है। अभी इन्होंने पहले टेस्ट करना है कि हम डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई हुई है ना, अभी देखो अभी इनके मुकद्दर में जिल्लत है, अगर उसको वापस लेते हैं तो भी जिल्लत, अगर वो नाकाम होती है तो उसके नतायज का इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके नतायज के इंतजार के बाद वो कौमी असेंबली के जो स्पीकर हैं उनकी तरफ जाना चाहेंगे। फिर जाएंगे। आपको यही लग रहा है कि हालांकि दोनों तो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल क्या करेंगे, कहाँ जाना है उन्हें मुतहर्रिक। वो FIA में नोटिस भेजा है, वो FIA का काम है इनको बंद करें, इनके भाषण वाम को क्या सुनाने हैं। वो 1.5 करोड़ के 7 अरब के पर पहुंच गए हैं, मनी ट्रेल है दी है, तो ये किस डील के साथ बाहर है, ये तो कोई हुकूमती बंदा भी नहीं बता दे। लेकिन अपोजिशन जो है वो ये हमेशा कहती हुई नजर आती है कि स्पीकर असेंबली जो है वो बहुत ज़्यादा हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उन्हें रिलीफ देते हैं और अपोजिशन की बात नहीं सुनते। अपोजिशन तकरीर करना चाहती है तो उनके टाइम के मसले हो जाते हैं, कभी उनको तकरीर नहीं करने दी जाती और वो बहुत ज़्यादा हुकूमती प्रेशर में है। जबकि देखो ये तो जो भी हुकूमत होती है, जो भी स्पीकर होता है, अपोजिशन के इसी तरीके के इल्ज़ामात हर पार्टी हर दौर में रहते हैं कि वो हुकूमत, चाहे होता ही वो हुकूमत का नुमाइंदा, उन्हीं की तरफ से वो इलेक्ट हुआ होता है, यानी कि वो बनाते हैं तो उसी पार्टी के टिकट से। तो MNA अभी ये असद कैसर है तो ये क्या है, उसी पार्टी का ना PTI का, तो उनका वो यार सादक था तो वो उनका था, वो हर पार्टी का होता है, तो ज़ाहिर वो थोड़ा सा फर्क तो रखता है ना। ये बंदा कहे कि बिल्कुल नहीं रखता, कैसे नहीं रखता, सही, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये अभी जिस तरीके से 7 मेंबरान के ऊपर पाबंदी लगाई है कि वो दाखिला भी नहीं आ सकते इस सेशन में, तो ये वीडियोस में अगर आप देखें सही अगर, तो बात ये है कि देखने में देखो ना, वो मुराद सईद है वो बेंचेस के ऊपर खड़ा होकर जनाब इस तरीके से फेंक रहा है बॉक्स, उसका नाम क्यों नहीं डाला, वो लंबे बालों वाला क्या नाम है उसका,
وہ شاید جس کا پکڑا گیا تھا علی امین گنڈاپور، وہ بھی بڑھ کے آگے اور سے کافی منسٹر تھے، کسی کا نام نہیں ڈالا بھائی سب کو. اگر یہ میرا تو خیال تھا کہ جس طریقے سے وہ ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں، کم از کم جو ہے نا 50-60 ممبران کے اوپر پابندی لگنی چاہیے تھی. ہیں تو 100 سے زیادہ، کیونکہ کوئی بھی جو ہے نا پیچھے نہیں تھا. لیکن وہ 7 بندوں کو نکال کے کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ بھائی سب کو نکالو. پھر ان کے اوپر کوئی ایسی قانون سازی ہو کہ اگر کوئی پراپر ٹائم نہیں دیتا، کوئی کام نہیں کرتا، تو ان کی جو مراد ہیں اس دن کی، وہ سیشن کی، وہ مراد کو بند کیا جائے. ان کے اوپر پابندی سے فرق نہیں پڑتا. اور یہ جتنی سہولت اور ان کی مراد ملی ہو اتنے دیر یہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی پابندی لگائے. یہ جس پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں وہاں بھی تالے لگائیں کہ بھائی آپ یہاں بھی نہیں رہو، تاکہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے آپ لوگ اسمبلیوں میں آتے ہو اور آ کر اپنے جناب مسل اور بازو دکھاتے ہو کہ تم گالیاں بڑی اچھی نکال سکتے ہو، تم ایک دوسرے کا سر پاڑ سکتے ہو. اگر اتنا ہی تمہیں شوق ہے تو میرا خیال یہ مقبوضہ کشمیر کی طرف ان کا گروپ بنا کے ان کا جو ہے نا بھیجو آ کے جاؤ ذرا تمہاری طاقت اور جرت دیکھے. اس وقت تمہاری جو زبان. بہرحال جو کل قومی اسمبلی میں ہوا ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایسا نہیں ہوگا، اور اس سے بہت زیادہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. اور نہ ہی ہمارا جو پنجاب کا کلچر ہے وہ کوئی گالم گلوچ کا کلچر ہے، کیونکہ امن و امان کی بات ہم کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. تھوڑی سی بات کریں گے وزیر اعظم صاحب کے بیان کے متعلق. تو کل ایگل اسکواڈ کا افتتاح کیا انہوں نے اور تعیناتی کی تقریب سے خطاب کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ بڑے جو ہیں قانون شکنی کرتے ہیں اور انہیں نہیں پکڑا جاتا، پولیس انہیں پکڑنے سے ڈرتی ہے تو معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے. اگر میں بھی قانون توڑوں تو پولیس کو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے. تو اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیان تو بہت اچھا ہے لیکن عمل اس پہ کتنا ہے؟ دیکھیں عمل زیرو. بیانوں میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر بالکل ایسے جیسے بہت بڑے کو عالم ہے، اچھا بڑے کو منصف ہے اور بڑا جو ہے انصاف دیں گے. بیانوں سے کام نہیں چلے گا بھائی. آپ ایک طرف بیان دیتے ہو، آپ کے نیچے ساری اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے تو کون سا قانون حرکت میں آیا؟ لڑائی جھگڑا فساد دنگا گالی گلوچ جی اگر باہر ہوتا تو عام غریب آدمی کے ساتھ کیا ہوتا؟ تو کل ہی یہ سارا دھندا ہوا ہے نا پرسوں، اور کل ہی اس کا بیان تھا. تو کیا ایکشن لیا ہے؟ کہاں ادھر کا ہے جی جس کو ڈریس کر کے بتا رہے تھے کہ کوئی بھی جرم کرے، انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں کروں تو مجھے پکڑو. تو ان کو تو پکڑنے کوئی نہیں آیا، کسی نے آ کے نہیں پوچھا، کسی ادارے نے نہیں پوچھا کہ آپ نے غریب عوام جو قرضہ لے کے آپ کو جو ہے مراد دے رہی ہیں، آپ نے اس کے ٹیکس کا پیسہ، اور جا کر تم 2 گالیاں دیتے ہو، کوئی سینیٹائزر کی بوتل مارتا ہے اور اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو جاتا ہے، اور آپ کی برات اپنی جگہ چل رہی ہیں، آپ کے میٹر جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا؟ کوئی مجھے بتائے نا کہ جب کہنے سے بات نہیں بن رہی، چاہتا ہے عمران خان، لیکن نیچے نظام جو ہے وہ اتنا بسیدہ ہے، اتنا بدبودار ہے کہ وہ سزا جو ہے نہیں دے سکتا. جب سزا نہیں دیں گے تو بیان. ابھی دیکھو نا یہ رنگ روڈ اسی کے دور میں ابھی آیا نا پچھلے دنوں، کتنا وہ سٹوری سارے ویڈیو میڈیا کے اوپر چل رہے تھے. تو وہ عجیب سرور خان آ رہا ہے، وہ بخاری پتہ نہیں کدھر گیا، زلفی بخاری وہ تو 2 دن کا کہہ کے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں بڑی جلدی واپس آ جاؤں گا، آپ اطمینان و سکون رکھیں کہ میں آؤں گا، لیکن ابھی تک وہ آئے نہیں واپس. کوئی ہوا کچھ؟ کسی نے کچھ کیا؟ پہلے یہی عمران خان کہتا تھا کہ بھائی کوئی ٹرین پتہ نہیں حادثہ ہو جائے تو استعفیٰ کیوں نہیں دیتے. ابھی کتنے بندے جو ہیں وہ ٹرین حادثے میں مارے؟ 50 سے زائد لوگ مارے گئے. کوئی ہے کو صاف دینے والا؟ کیسے لے بندہ؟ کون لے گا؟ تو بھائی جب آپ لوگوں کو بھاشن دیتے تھے، کہتے تھے، تو آپ اپنے وزیر کو بولو کہ سٹیپ ڈاؤن کرے. اور آپ نے وہی وزیر لگایا جس کا ایک دفعہ پہلے آپ نے سٹیپ ڈاؤن کرایا تھا، کہ جب اس نے غریب کے پتہ نہیں کہ گھروں کے اوپر جا کے ان کو مارا اور پٹائی کی، اعظم سواتی، اور اسی کو آپ نے اپ گریڈ کر دیا، اپ گریڈ کر کے لگایا کہ لو. اور یہ پرانا جو ہے نا وہ دستور ہے کہ جس کے اوپر کرپشن کا داغ لگتا ہے اور ادارے اس کی طرف حرکت کرتے ہیں تو وہ ہر پارٹی، ابھی پیپل پارٹی تھی تو راجہ رینٹل جو ہے پرویز اشرف، وہ رینٹل کا اس کے اوپر ایلیگیشن تھا، وہ الزام تھے اور کیس بنے اور اس کا وزیر اعظم بنا دیا. اور نون لیگ کا دور آیا، لیکن وہ کیس ثابت نہیں ہوئے، اس میں وہ بری بھی ہوئے. ثابت میں کہتا ہوں ثابت کر ہی نہیں سکتے نا. اگر یہ 3rd ڈگری کا استعمال جو عام بندے پہ ہوتا ہے، ان کی چھترول اسی طریقے سے ہو تو 5 منٹ میں ہر پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید کہیں ثابت ہو جائے. ان کو جو ہے ان کی نانی دادی بھی یاد آ جائے سب.
ये इनको प्रोटोकॉल दोगे, सलूट मारोगे, इनको एयर कंडीशन एसी जेलों और थानों में देकर साबित कैसे सही, होगा? सही। अभी वही आप देखें कि नून लीग में ये एलएनजी स्कैंडल वाला कांड अब्बासी, इस पे जब बड़ा मुकदमा तो फिर इसको किया अपग्रेड जनाब, बना दिया। क्या बनाया? वजीर आज़म। वजीर आजम। और यही हुकूमत क्या कर रही है? वो अमर कियानी दवाइयों के स्कैंडल में पूरी दुनिया चीख के तो उसको अपग्रेड करा के जनरल सेक्रेटरी। ये तो पुराना वतीरा है। सही, ये पुराना वतीरा है। साथ ही साथ वजीर आज़म साहब ने कहा पुलिस ईमानदारी से काम करे। थोड़ी सी इस्लाहात के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्लाहात की बात करते रहे वजीर आज़म साहब, और जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने हालांकि मॉडल पुलिस भी करार दे दिया था पेशावर पुलिस को, केपी पुलिस को, और उन्होंने कहा कि हम बाकी जो पंजाब और सिंध और इन तमाम को इसके की तरफ देखना चाहिए और इन इस्लाहात पर अमल करना चाहिए। लेकिन कहीं पर हमें ऐसा नज़र नहीं आया कि इस्लाहात हुई हों और उसके नताइज निकले हों। नहीं, देखो बात यह है कि इस्लाहात करेंगे नहीं। अच्छा। क्योंकि जो करते हैं तो खुद फंसते हैं। तो बड़े मगरमच्छ तो यही है, क्यों ऐसे कानून बनाएंगे वो कि जिसके शिकंजे में वो खुद आ जाए? आएंगे नहीं। गरीब आदमी, मैं हाल ही में आपको सियालकोट का एक वाकया बताता हूँ, ये 2-4 दिन की बात है कि 2 लड़के जाते हैं दूसरे गांव में, गरीब घर में जाकर घुसकर फायर करके 2 को जो है गोली मारते हैं। पूरा गांव उनको पकड़ लेता है। सही। पकड़ के बंद करता है। पुलिस एसएचओ को बुलाते हैं, पुलिस आती है, वीडियो में देखा जाता है वो बंदे भी उसके हैंड ओवर कर रहे हैं, सारे शवाहिद मौजूद हैं और बंदे हैंड ओवर करते हैं कि ये जनाब 2 बंदे हैं, ये पिस्टल है, ये मैगजीन है, हर चीज वीडियो में सामने है। तो जब एफआईआर काटती है पुलिस आकर तो कहते हैं कि बंदे मौका से मुलजमान फरार हो गए, बंदे को उसके पास है। जब पिस्टल की एफआईआर काटते हैं तो उसमें लिखते हैं कि पिस्टल जो है वो कब्रिस्तान से बरामद हुआ है। सही। भाई इतना झूठ जब पुलिस के सामने आप हाथ में पकड़ाओ चीज वो झूठ लिखे। तो मैंने टेलीफोन में पूछा, नहीं हम तफ्तीश के लिए ऐसे ही लिखते हैं। भाई आप झूठ लिखते हो। सही। जब झूठ लिखते हैं तो फिर इसीलिए सजाएं नहीं होती। यानी जब आप झूठ लिखेंगे तो कार्रवाई भी फिर झूठी होगी। देखो ना, ये तो बतलात हो गया ना कि जब वीडियो आपकी बता रही है कि बंदा जनाब पुलिस के हवाले गाँव वाले कर रहे हैं और आप पर्चे पे क्या लिख रहे हो कि बंदे फरार हो गए। सही। तो इसका फायदा किसको मिलेगा? मुलजमान को। सही। और अगर इसी तरह की कार्रवाइयां जारी रहीं तो जो मुलजिमान हैं वो हमेशा से जो चोर चक्के लोग हैं वो और जो बदमाश पार्टियां हैं वो और ताकतवर होकर सामने आएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें सपोर्ट है। ये देखो ना, मैं कहता हूं कि हर जगह जो बंदे मारने वाले थे जिनका मैं जिक्र हूं वो ताकतवर आदमी है, पैसे वाले आदमी। वो गरीब आदमी के घर पे 100 बंदा भिजवा देते तो भाई सुलह करो, माफी करो, सुलह। ये को माफी होती है या सुलह होती है? लेकिन किसी को खरीद लेंगे, किसी को पता नहीं क्या क्या देंगे। तो इस तरीके से निजाम नहीं चलता। ये कानून साजी है, ये मेजर सर्जरी की जरूरत है। सही। यानी आप पूरे हमेशा निजाम मेजर के सर्जरी की ऊपर बात करते हैं पूरे निजाम की, लेकिन कानून में जो है वही लोग मौजूद हैं जो ताकतवर हैं, और ताकतवर का कानून यहाँ पर चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये जो कानून है ये भी बदले, इस्लाहात की जो बातें हो रही हैं वो भी बदलें, और जितने भी बयानात दिए जाते हैं उन पर कम से कम अमल तो होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आए। IMF के हवाले से बात करेंगे मांडला साहब। IMF के बारे में कहा जा रहा था कि IMF के साथ हमारे बड़े अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम चल रहा है बजट आने पर और बजट आने से पहले। लेकिन अभी जो छठा दौर है शौकत तरीन साहब का IMF के साथ मुज़ाकरात का, वो बुरी तरीके से नाकाम हो गया, और जो है शौकत तरीन साहब कहने पर मजबूर हो गए कि IMF कहती है कि मैं नहीं मानोगे तो मैं पैसे भी नहीं दूंगी। देखो बात यह है कि मैं तो हर प्रोग्राम में, हर टीवी पे यही दुआ करता हूँ कि अवाम उस दिन खुश होगी जब इन बेकारियों को IMF, दूसरे मुल्क, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो भी है, कोई मुल्क इनको कर्जा ना दे। इनको बोले दफा जाओ, निकल जाओ इधर से, अपने पांव पे जाकर खड़े हो, तब जाकर ये कुछ काम करेंगे। जिस मुल्क को, जिस घर को, किस बंदे को, अफराद को भीख मांगने की, और ये भीख ही और क्या है कि आप कशकोल पकड़ के भी अपने वसाइल के अंदर रह के अपने मसाइल हल करें। आप बस कशकोल पकड़ा होता है, जब कशकोल पकड़ोगे तो उनकी मानोगे। जो बंदा कर्ज देता है वो अपनी शराइत पे देता है। आप अपने किसी बैंक में चले जाएं, बैंक से गाड़ी लेनी है, मोटरसाइकिल लेना है, कुछ भी आपने लेना है, तो वो 5-4 सफ़े जो है देंगे, निकाल के रुपये साइन करो।
वो बंदा अगर कहेगा ये फुल स्टाफ हटा दो, ये मुझे कबूल, वो कहेंगे निकल जाओ हमारे बैंक की। लेकिन ये बड़ी उम्मीदें जाहिर की जाती रही कि भाई IMF के साथ तो हमारे मुज़ाकरात हो गए और हम उन्हें अपनी बातें मनवाने के लिए बड़े तैयार हो जाएंगे, ना पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, ना बिजली महंगी होगी, ना आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा। लेकिन अब वो कहते हैं कि IMF की बात मांगेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो आवाम पर बोझ पड़ेगा, आवाम पर बोझ पड़ेगा तो हमें ये कड़वी गोली खाना पड़ेगी। बात ये है कि जब इन्होंने 8,487 अरब का दे दिया बजट, तो आपके पास जो इनकम है अपनी वो 4,497 अरब है, तो बाकी आपने कहाँ से लेना? तो कोई टैक्स बढ़ाओगे, रेट बढ़ाओगे, कीमतें बढ़ाओगे, बाकी जो है ना IMF से दाएं बाएं उधर से भीख मांग के आपने, तो आप अपना फिक्र नहीं 8,487 अरब का बजट था और उसके अंदर 3,990 जो थे वो खसारे के थे और 3,060 जो थे वो हमने सूद और कर्जों की मद में देने थे, और पीछे 1,000 जो अरब है वो बच जाता है। तो मैं बताता हूँ कि मुझे बताओ ना कि जो डेफिसिट है वो कहाँ से लेना आपने? कुछ कोल पकड़ के अभी IMF ने ठकराया, तो किसी, मेरा ख्याल है वो एक और है कि ये कोरोना की वजह से जो हमारे ऊपर जल्दी को किस्तें अदा करनी थी ना, वो मेरा को थोड़ी पोस्टपोन्ड हो गई हैं, वो इनको रिलीफ मिल गया, तो मेरा ख्याल है उससे थोड़ा सा इनका काम चल जाएगा। अगर वो भी पेमेंट इन्होंने करनी होती तो फिर मेरा ख्याल कुछ जल्दी जो है ना उनकी शराइत तो माननी पड़ेंगी। जो पैसा देता है वो अपनी शराइत पे देता है, वो IMF हो, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी हो, कोई मुल्क भी देता है तो वो भी आपको जितना सूद जाएगा उतना लगाएगा। सही, जिससे आप कर्ज लेंगे वो अपनी शराइत पर ही आपको कर्ज देगा। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में क्या हालात होते हैं और किस तरीके से IMF को टैकल डाउन किया जाता है। सिंध के हवाले से भी बात करेंगे कि सिंध में एंटी एनक्रोचमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही है, और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी बरहम हैं। उन्होंने कहा कि बादशाहों की तरह कब्जे कर लिए जाते हैं, और अभी मुतासरीन जो हैं वो भी सरापे एहतजाज हैं। कोई मुतज़ाद पॉलिसी नहीं, मुतबादिल पॉलिसी नहीं उन्हें दी गई कि किस तरीके से उनकी आबादकारी दोबारा से की जाए, और बस झड़पें और शोर शराबे जारी है वहां। देखिए बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है उसमें तो कोई शक नहीं किसी को कि गैर कानूनी जगह के ऊपर कोई भी तामीरात कर दे, कितनी ही बड़ी क्यों ना कर दे, वो गैर कानूनी है, वो कानूनी नहीं हो सकती। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अगर गिराने 100 साल का, तक, जैसे गिराने कि के जस्टिस साहब हुक्म ने के कहा कि 100 साल तक भी अगर कब्जा हो तो वो गैर कब्जा ही है कानूनी ना, होता। बात तो ये कब्जा ही है। लेकर कब्जे को गिराने का जब आप हुक्म देते हैं तो अवाम पाकिस्तान ये चाहती है कि जितने दायरे इन्वॉल्व होते हैं, जो परमिशन देते हैं, जो गलत इलीगल गैर कानूनी लीज करते हैं, उन सब को सख्त सजा, और जितने भी उन्होंने, क्योंकि ये हराम खाकर लीजें की होती हैं, सही, ये ऐसे जो है ना वो नक्शे नहीं बन रहे होते कि आप रोड जा रहा है या पार्क जा रहा है तो वहाँ जो है ना किसी को कनाल 2, 4, 10 कनाल दे दिया। ये हराम खाकर फिर जो है ना वो लीजें करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब गिराते हैं तो गिराने के साथ जितनी रिकवरी है वो जितनी वो हुकूमत हो, हुकूमत के वजीर हों, उनके सेक्रेटरी हों, उनके DG हों, जितने भी हैं उस ज़िम्मे में आते हैं, उन सब को कटेरे में खड़ा करके जितने लोगों का नुकसान है उनसे रिकवर भी कराया जाए। ये हो ही क्यों जाता है? अगर आपने जिस नहीं, आप वो इनकी बात सजा कर रहे नहीं है हैं ना। कि आज अगर लीज दे ये देते हैं नेस्ला और ये टावर तमाम को चीजें गिराने हैं। के हुक्म मिलते हैं तो जिसने अप्रूव किया था, अगर 2-4 को लटकाया हो, उनके घर भी बसवार करके लोगों को दिए हों, तो आइंदा को जरूरत ना करे। सही, जितनी भी ये पार्टियां इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, सिर्फ अवाम के अमलाक को जो अवाम ने बना तो लिए हैं कब्जे। बहुत शुक्रिया चौधरी मानिल्लाह साहब। और अवाम ने जो मना लिए हैं इमलाक वहाँ के ऊपर नाजायज़ तौर पर, उनको गिराने के साथ साथ जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, उन इदारों को भी पकड़ना चाहिए ताकि बेहतर नताइज निकल सकें। और कौमी असम्बली के हवाले से जो बात की हमने, हम यही उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस तरह के किसी किस्म के मामलात नज़र ना आए और अवाम के ऊपर डायरेक्ट असरात पड़ते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर जो है अमन व अमान और मोहब्बत का कल्चर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।